अरुंधति लीला को ढूंढते हुए इधर उधर देख रही थी। उसने बहुत देर से हर्ष को नहीं देखा था। उसको देखने के लिए वह बेचैन हो रही थी। लीला को ढूंढते हुए वह थोड़ी सन्नाटे की तरफ आ गई। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर एक दीवार से लगा दिया और दोनों हाथ ऊपर करके हाथों में जकड़ लिया और दूसरे हाथ से कमर पकड़ ली और अपनी तरफ खींचा। अरुंधति जब तक समझ पाती उससे पहले ही किसी ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो बेताबी से उसके होठों को काट रहा था। अरुंधति सदमे में चली गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा। वह खाली दिमाग से उस इंसान को देख रही थी। राजकुमार उसके होठों को काट रहा था और वह अपने गुस्से को अपने अंदर से निकाल रहा था। अरुंधति के अंदर की नैना रो पड़ी। है भगवान, यह तो मेरी पहली किस्त थी। इस कमीने ने ले ली, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। यह सोचते हुए उसने एक लात राजकुमार के होठों पर दे मारी। राजकुमार 2 कदम पीछे हो गए। यह क्या बदतमीजी है, कोई अपने पति को मारता है? राजकुमार अपने पेट को पकड़ते हुए कहा। हाँ, मैं मारती हूँ अपने पति को, और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे चूमने की? अरुंधति ने गुस्से से राज को देखते हुए कहा। राजकुमार सीधा खड़ा हो गया और एक रहस्यमयी मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। देखो, मेरे पास ना आना वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अरुंधति ने अपने कदम पीछे ले लिए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक ही राजकुमार राज ने एक तरफ देखते हुए कहा। अरुंधति ने उस दिशा में देखा तो जिस दिशा में राजकुमार देखकर कह रहे थे उसने देखा वहाँ कोई भी नहीं है। जैसे ही वह कुछ को कहने के लिए मुंह खोला तब तक कि राजकुमार राज उस पर हावी हो चुका था। तब राजकुमार राज ने अपना चेहरा उसके चेहरे से हटाया। राजकुमारी अरुंधति का चेहरा लाल हो चुका था जिससे वह और भी सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। यह सजा आपकी मुझे पूरे राज्य में बदनाम अपमान करने की। तब तक राजकुमार की पकड़ ढीली हो चुकी थी। अरुंधति उसका फायदा उठाकर राजकुमार का हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर लगा देती है और कमर पर एक करके लात मारती है। राजकुमार जमीन पर जाकर मुंह के बल गिरता है और फिर सीधा खड़ा हुआ हैरानी से अरुंधति को देख रहा था। देखने में अरुंधति दुबली पतली सी लड़की लगती थी, लेकिन उसकी ताकत मर्दों से कम नहीं थी। अरुंधति उसके पास आई और उंगली दिखाकर कहने लगी, एक बार क्या मैं 1000 बार अपमान करूंगी? क्या कर लोगे तुम मेरा? मुझसे दूर रहना। मैं वह ज्वाला हूँ, जो भी मेरे पास आता है मैं उसे जला कर रख देती हूँ। राजकुमार उसको मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी राजकुमार ने उसकी उंगली पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। राजकुमारी अरुंधति उसके ऊपर हाथ जा गिरी। राजकुमारी दोनों हाथों से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। छोड़े मुझे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरुंधति ने अपने आप को छुड़ाते हुए राजकुमार राज को धमकी देते हुए कहा। ठीक है, आप जितनी बार अपमान करेंगे उतनी बार हम आपको सजा देंगे, इसी तरह से मिलेगी। यह कहते हुए राजकुमार राज उसको लेकर पलट गया और खुद के उसको ऊपर आ गया। अरुंधति यानी कि नैना उसके नीचे, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह सब होते ही अरुंधति का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने पूरी ताकत लगाकर राजकुमार को एक तरफ धक्का दे दिया और कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। जब मैं इतनी विषैली हूँ तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मुझसे दूर रहिए, कहीं ऐसा ना हो मेरा विशाप पर बिछड़ जाइए। कहते हुए अरुंधति तेजी से मैदान की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। राजकुमार उसको जाते हुए देख रहा था। मैं भी चाहता हूँ विष मेरे ऊपर चढ़े। तभी राजकुमार ने तेज आवाज में अरुंधति से कहा, आप जल्द ही मेरे महल में दिखाना चाहिए, नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगा आपको लेने। ये कहते हुए राजकुमार अपनी होठों को छूने लगा जहाँ पर अभी भी अरुंधति का एहसास बाकी था। इन बातों से वे दोनों बेखबर थे कि राजकुमारी नयन एक पेड़ के पीछे से उन दोनों को ही देख रही थी। रात का समय। अरुंधति हर्ष को लिए हुए अपने कमरे में टहल रही थी। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन हर्ष था कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बस खेलना चाह रहा था। वही उसकी दासी लीला उसके बिस्तर पर बैठे पलकें झपका रही थी। हर्ष के लिए हुए वह खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी उसे घर के बड़े से गेट से काले लिबास पहने हुए एक आदमी से गेट से बाहर जाते हुए देखा। अरुंधति ने आंखों को छोटी करते हुए सोचा, इतनी रात कौन आदमी है जो इस तरह छुप कर जा रहा है? उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। अरुंधति ने जल्दी से हर्ष को लीला को पकड़ाते हुए कहा, हर्ष को सुला दो, मैं अभी आती हूँ। बिस्तर पास में रखी एक बड़ी सी चादर अपने चारों तरफ सर पर लपेट लिया और तेजी से जाने लगी। वह आदमी सबकी नज़रों से छिपता हुआ तेजी से बढ़ता जा रहा था। अरुंधति भी उसके पीछे छिपते छिपाते जा रही थी। तभी वह आदमी एक घर के सामने जाकर रुक गया और वह दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ ही देर में वह दरवाज़ा खुला और वह आदमी अंदर घुस गया। अरुंधति भी उसके पीछे उस दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अरुंधति ने सावधानी से उस दरवाजे के अंदर घुसी और इधर उधर देखने लगी। उसको एक कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी।
वो उस कमरे के पास पहुंची और कमरे में चुपके से झांककर देखने लगी। वह देखकर हैरान रह गई। ये काला सा आया तो उसका पिता ही था। उसके पिता को सामने बैठा हुआ इंसान कोई साहूकार लग रहा था और पिता के हाथ में एक लाल मखमली कपड़े में कुछ रखा हुआ था। वह अपने पिता और उसके साहूकार की बातें सुनने लगी। आपको इसको गिरवी रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई है मुख्यमंत्री जी? अब तो आप ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ इसको तो खुद मेरे दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। आपकी दादी के लिए साहूकार ने उसके हाथों से मखमल का लाल कपड़ा लेकर उसमें से 2 कड़े निकाल कर देखने लगा। तुमसे क्या छुपा, मुझे तुम्हें तो मालूम है घर के हालात, और मैं मुख्यमंत्री तो अभी बना हूँ, अभी मेरी वेतन मिलने में समय है। अगर मजबूरी न होती तो मैं अपनी दादी का यह कंगन तुम्हारे पास कभी भी गिरवी न रखता। जिस दिन भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं इसे छुड़ा लूँगा। साहूकार ने कहा, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, लेकिन मैं एक बार जरूर पूछूंगा कि तुम्हें यह कंगन गिरवी रखने की जरूरत क्यों आ रही है। देवराय ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तुम्हें तो पता आज काव्या ने प्रतियोगिता जीती। हाँ, मुझे मालूम है कि उसमें तुम्हारा पुत्र और पुत्री विजय हुए हैं। इसके लिए मेरी तरफ से बधाई। मैं किसी कारणवश प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाया, लेकिन लोगों से आपके बच्चों की बहुत ही प्रशंसा सुनी है। साहूकार ने देवराय को बधाई देते हुए कहा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद राजा ने हम सबको दरबार में बुलाया। हम लोग सब वहाँ बैठकर राज के कार्य की बातें कर रहे थे। तभी मेरे बड़े भाई ने मुझे बच्चों के विजय होने के प्रति बोझ देने के लिए कहा। मैंने उनकी बातों को पहले अनसुना कर दिया, लेकिन और सब मंत्री भी मुझ पर प्रति बोझ देने के लिए जोर देने लगे। वे कहने लगे, तुम्हारे दोनों बच्चे विजय हुए हैं, तुम्हें बोझ देना पड़ेगा। क्या तुम अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे बड़े भाई ने कहा, मैं हर बार अपने बच्चों के विजय होने पर बोझ देता हूँ। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि अपने दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल कर सको, अपने घर पर भोजन के लिए बुला सको? इससे राजा ने भी हाँ में हाँ मिलाया और वे भी सब परिवार भोज में आने के लिए तैयार हो गए। मैं शर्म की वजह से मैंने कुछ भी नहीं कह पाया। देवराज जी ने उदास होते हुए कहा, इसमें तुम्हारे बड़े भाई की चाल उन्हें अच्छे से पता है। तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है कि तुम लोगों को बोझ खिला सको। वह सिर्फ तुम्हारे परिवार का लोगों के सामने अपमान करने के लिए ही कहा। साहूकार ने देवराय से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसी मजबूरी में दादी के कंगन तुम्हारे पास गिरवी रखवाने आया हूँ। देवराय ने ठंडी सांस लेते हुए उससे कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको दादी के कंगन गिरवी रखवाने के लिए। अरुंधति अपने सर से चादर उतारते हुए कमरे में दाखिल हुई। अरुंधति के देखकर दोनों दंग रह गए। वही देवराय अपनी जगह शर्मिंदा नजर आ रहे थे, लेकिन पुत्री 3 दिन के बाद वह सब भोजन पर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। देवराय अरुंधति को समझाते हुए कहा, जो गुस्से से अपने ही पिता को घूर रही थी। वह बिना कुछ बोले साहूकार से दादी के कंगन को छीन लेती है, अब पिता का हाथ पकड़कर घसीटने लगती है। अरुंधति पुत्री मेरी बात सुनो। देवराय अभी भी उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, अब आप घर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। देवराय खामोश हो गए, उनके पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में वे लोग अपने घर में पहुंच गए। देखा कि उनकी माँ अपने कमरे में बाहर खड़ी अपने पिता का इंतजार कर रही थी, लेकिन अरुंधति को देखकर चौंक गई। अरुंधति के चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे रही थी। काकी काकी, उसने बूढ़ी दासी को आवाज़ दी। दो पास के ही कमरे में लेटी हुई थी। उसकी आवाज़ सुनकर वह बाहर आई और पास आकर खड़ी हो गई। आप दोनों भाइयों को बुला लाइए और कहिए कि पिता के कमरे में हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। अरुंधति ने बूढ़ी दासी को अपने भाइयों को बुलाने के कहा। वो दासी सर हिलाकर चली गई। अरुंधति की माँ इशारे से देवराय से पूछने लगी। वे सर झुकाए हुए भारी कदमों से कमरे के अंदर आए। आपको मुझे बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई पिताजी, आप मुझे पराया समझते हैं। अरुंधति अपने पिता से नाराज होते हुए कहने लगी, नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें यह सब बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। देवराय ने उसको समझाते हुए कहा। तभी उसके दोनों भाई भी अंदर आ गए। यह बताइए कि आप भोजन को कब और कहाँ है? अरुंधति ने अपने पिता से पूछा। 2 दिन बाद देवराय ने मायूस होकर अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, ठीक है, बड़े चाचा को बहुत भोज का शौक है और हम लोगों को अपमान करने की ऐसी भोज खिलाएंगे कि वो अपना मुंह छिपाते फिरेंगे। वह दावत उनके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ होगा। अरुंधति ने गुस्से से कहा। लेकिन पुत्री, ये कैसे होगा? देवराय ने परेशान होते हुए कहा। उसकी माँ और दोनों भाई चुपचाप अपनी बेटे की बातें सुन रहे थे। वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए भाई। अरुंधति उन दोनों की तरफ मुड़ते हुए कहने लगी, कर की तैयारी हो गई है? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाँ हो गई है, सभी को निमंत्रण भेज दिया गया है। तुम लोग क्या करने वाले हो? देवराय किसी आशंका से भयभीत होकर तीनों से पूछा। कुछ नहीं, कल चाचा जी को बड़ा झटका मिलने वाला है। वह भी सबके सामने। रतन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग कोई ऐसा काम न करना जिससे परेशानी खड़ी हो जाए। अरुंधति की माँ घबराते हुए इन तीनों से कहने लगी।
माँ आप बिल्कुल मत घबराओ, कल जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। अरुंधति अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगी। वही तीनों भाई बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। और भाई आपकी मदद करनी है, अरुंधति ने अपने भाइयों से कहा। बिल्कुल, उसके भाइयों ने अपनी बहन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। कितने लोगों को आना है दावत पर? अरुंधति ने अपने पिता से पूछा। कम से कम 500 लोग होंगे। अरुंधति के पिता अपनी बेटी को देखा, जिनके चेहरे पर परेशानी की रेखा तक नहीं दिख रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। तो ठीक है, उन लोगों को दावत ऐसी मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अरुंधति का चेहरा चमक उठा। आज पाठशाला का मैदान था, लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वही पाठशाला के मैदान के बीचों बीच कुछ लड़के खड़े थे, जिनका चेहरा उतरा हुआ था, और उनके सामने 2 लड़के मुस्कुराते हुए उन लड़कों को देख रहे थे। तभी मुख्यमंत्री और उसकी पत्नी, उन्हीं के साथ और भी कई मंत्री पाठशाला में मैदान पर पहुंचे। उनको बताया गया कि उनके बेटे की किसी से लड़ाई हो गई है, इसमें वह बहुत ही घायल है। यह सुनते ही वह अपने पति और पत्नी और मंत्रियों के साथ पाठशाला आ गए। तब तक अरुंधति, देवराय और अपनी माँ के साथ साथ विद्यालय पहुंच गई। सारे पाठशाला के जितने भी गुरु थे सब सामने खड़े हुए थे। अरुंधति के बड़े चाचा जब वहां पहुंचे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि यह संजय अपने दोस्तों के साथ ऐसा क्यों खड़ा है। वही अरुंधति अपने चाचा को देखकर मुस्कुराने लगी, जिनके चेहरे पर उलझन साफ थी। चलो अपनी शर्त पूरी करो, संजय, रतन ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। देखो रतन, हमसे पंगा मत लो। अगर तुम मुझसे जीत गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। संजय की आवाज़ में लड़खड़ा रही थी। उसने नहीं सोचा था कि रतन सभी लोगों को इकट्ठा कर लेगा। शर्त तो तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी। संजय, क्या कहते हो आप लोग? रतन वहाँ खड़े हुए लोगों से पूछने लगा। संजय से कहते हैं कि वे सभी लोगों से पूछने लगा। सभी एक आवाज़ में कहने लगे, शर्त है पूरी करो, शर्त पूरी करो। संजय बेबस हो गया। संजय और उसके दोस्त सभी ने अपने कपड़े उतार दिए, और सब बड़े चाचा और उनकी पत्नी ने यह देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। इतने लोगों के सामने उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लग गया। संजय और उनके दोस्त घुटनों के बल बैठ गए और अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया और कहने लगे, मैं रतन का गुलाम हूँ। ये कहते कहते पाठशाला के बाहर चले गए। सभी लोग उन लोगों को ऐसे देखकर खूब हंस रहे थे। उनके बड़े चाचा तेजी से देवराज के पास पहुंचे। तुमने अच्छा तरीका निकाला, हम लोगों को अपमान करने का। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई को इस तरह पूरे राज्य में अपमान करने की? देवराय ने जल्दी से रतन के पास पहुंचे कि क्या तरीका है, वह तुम्हारा भाई है, इस तरह अपमान करने का तुम्हें क्या मिल गया? तभी अरुंधति सामने आई और बड़े चाचा के सामने खड़ी होकर कहने लगी, यही कहा मगर संजय ने रतन के साथ किया होता तो क्या आप लोग मना करते? संजय ने जब अरुंधति को देखा तो दांत पीसकर कर रह गया। इसी लड़की की वजह से उसके साथ बुरा हो रहा था। ये लड़की तू अपने हद में रह। उनकी चाची अचानक अरुंधति को धक्का देकर कहने लगी। अरुंधति के अंदर की नैना गुस्से से उबल पड़ी। उसने अपनी चाची का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। उसकी चाची दर्द से चीखने और चिल्लाने लगी। सारे लोग अभी संजय को देखकर हंस रहे थे। उनकी आवाज़ में सब उनको देखने लगे। अरुंधति ने अपने कानों में उंगली डाली और साफ करते हुए कहने लगी, आपका हाथ जोर से नहीं मोड़ा जितना आप चिल्ला रही हैं। अरुंधति की माँ जल्दी से आकर अरुंधति का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी चाची से दूर करती है। वही संजय अपने दोस्तों के साथ पूरे राज्य में नंगा घूम रहा था। असल में उसके चाचा की बेइज्जती हुई थी। वो नफरत से अरुंधति को घूर रहे थे। तुम्हें बहुत घमंड है ना? यह घमंड तो 3 दिन में तोड़ूंगा, वो भी सब जब सारे राज्य के सामने। उसके चाचा गुस्से से और गुस्से से नफरत से अरुंधति को घूर रहे थे।